Hello friends, in our last lecture of transport in plant, we have discussed the route of water absorption or the pathway of water absorption. उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो रूट की एपिडर्मिस सेल्स होती हैं उससे लेकर रूट के जाइलम तक वाटर किस रूट से एंटर करता है, किस पाथवे से एंटर करता है। तो वहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म बार बार मेंशन की थी, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। तो ये जो दो शब्द हमने पढ़े, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, इनका मीनिंग वैसे मैं आपको बता चुका हूं, बट नाउ वी विल डिस्कस देम अकॉर्डिंग टू सेलुलर बेसिस। इस बार हम उन्हें कोशिकीय आधार पर समझेंगे। आज वाला हमारा लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, तो दोनों तरह के लैंग्वेज वाले स्टूडेंट फोकस करें और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम तीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स का है, तीन पादप कोशिकाएं जो बिल्कुल सटी हुई हैं। तो देखिए इन एडजेसेंट प्लांट सेल्स में क्या क्या दिखाया हुआ है। सबसे सेंटर में है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या भरा होता है हम सब जानते हैं। प्लांट की वैक्यूल के अंदर होता है सेल सैप। तो सेल सैप जो कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। सेल सैप का हम नाम कई बार सुन चुके हैं, ओपी के बारे में भी हम जानते हैं। तो देखिए ये तीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं जो डेफिनेटली रूट्स की कोई तीन सेल हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल तक वाटर का मूवमेंट किस किस पाथवे से हो सकता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को यहाँ हम सेल्यूलर लेवल पे समझेंगे, कोशिकीय स्तर पर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले वैक्यूल, वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट और उसके चारों ओर हम जानते हैं क्या प्रेजेंट है, उसके चारों ओर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है, तो तीनों एडजेसेंट सेल्स का साइटोप्लाज्म है। और यहाँ आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। इस तीन सेल्स के बीच में आप देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन दो आसपास वाली सेल्स में, दो एडजेसेंट सेल्स में कंटिन्यू हो गई है। यानी एक ऐसा स्पेस है जहां पर इनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट है। ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी है और उसकी वजह से दो सेल्स के बीच का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूटी में है। तो इस जगह को बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है प्लांट सेल्स के अंदर। प्लाज्मोडेस्मेटा नाम से पता चलता है, प्लाज्मो मींस साइटोप्लाज्म, डेस्मा मींस पोर, बीच बीच में देख लीजिए। तो डेस्मा मींस पोर, तो दो सेल्स के बीच का एक ऐसा पोर जिसमें दोनों सेल के साइटोप्लाज्म कंटिन्यू रहते हैं। इसकी मदद से दो सेल मटेरियल्स का एक्सचेंज साइटोप्लाज्म के थ्रू कर सकती हैं। उन्हें बार-बार मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस करनी पड़ती और उन्हें बार-बार सेल वॉल नहीं क्रॉस करनी पड़ती। इसलिए इन जगहों पर सेल वॉल का डिपोजिशन एब्सेंट है। आप देखें एक सिंगल सेल को देखें। सिंगल सेल में ये वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर सेल सैप, उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म, उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल। ये इस तरफ किसी सेल के साथ अटैच होगी, इस तरफ भी किसी सेल के साथ अटैच है। तो देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न इन प्लांट सेल। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है पादप कोशिकाओं में, जहां पर इस मेम्ब्रेन कंटिन्यूम की वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी है, जीव द्रव्य सततता है इनके बीच में। और एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू हो रहा है, सतत हो रहा है, जिससे दो सेल्स के बीच में लिविंग साइटोप्लाज्म के थ्रू, जीवित कोशिका द्रव्य के द्वारा पदार्थ की सततता बनी रहेगी। उनका आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन बी इजीली टेक्स प्लेस थ्रू दीस प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यही इनका सिग्निफिकेंस है। अभी हम देखते हैं वाटर के मूवमेंट में, जल की गति में इनका क्या रोल है। तो देखें, अब आपने नोटिस किया कि टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये तीन तरह के यहाँ बैरियर्स हमें नजर आ रहे हैं। सपोज कि सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि एपिडर्मिस सेल के ऊपर जो रूट हेयर सेल थी उसने वाटर को अपनी सरफेस पे बाइंड किया, सतह पर जल को बंधित किया, और उसके बाद ये वाटर सेल के अंदर भी जा सकता है और वॉल टू वॉल मूवमेंट भी कर सकता है। सपोज हम ये मानते हैं कि ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट कर रहा है। जब सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो
या बीच में इंटरसेलुलर स्पेस इंक्लूड हो। देखो ये सेल वॉल रही, ये भी सेल वॉल है और ये इन दोनों के बीच का स्पेस है। मान लीजिए वाटर इससे होकर सीधा दूसरी सेल की सेल वॉल में चला गया, इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ, अगली बार फिर चला गया इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ। तो ये जो मूवमेंट है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या वाटर प्लांट सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हुआ? क्या वाटर प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस तरह के मूवमेंट में वाटर प्लांट सेल में एंटर हुआ ही नहीं। यानी इसको कौन मदद कर रहा है, इसको कौन पॉसिबल बना रहा है? डेफिनेटली पैसिव एब्जॉर्प्शन। और पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा फोर्स कहां उत्पन्न हुआ था, कहां प्रोड्यूस हुआ था? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में, पादप के वायवीय भागों में यानी लीव्स में। और लीव्स से होने वाला कौन सा प्रोसेस था? ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशनल पुल, बाष्पोत्सर्जन का जो खिंचाव था, उसकी वजह से ये एपोप्लास्ट पाथवे से होता हुआ सेल टू सेल मूव कर रहा है। सेल टू सेल पर सेल के अंदर नहीं, सेल के एपोप्लास्टिक रीजन से जा रहा है। तो एपोप्लास्ट मूवमेंट का मतलब आपको समझ में आया? दो एडजेसेंट सेल, दो सटी हुई सेल्स में भी किस तरह से एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो सकता है, हम इसे रूट टिश्यू का डायग्राम बना के समझ चुके हैं कि साहब ये आपका मान लीजिए ये सेल वॉल पाथवे है, ये आगे इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल, आगे फिर कोई सेल होगी, उनके बीच में से इस तरह से जाएगा, तो ये उसी को शो करने वाला है। ओके, तो सेलुलर लेवल पे हम देख रहे हैं कि दो सेल्स के बीच में कंटिन्यूटी वाटर की कैसे रहेगी, ये हमने एपोप्लास्टिक कंटिन्यूटी देखी है, ये हमने एपोप्लास्ट से देखी है। एपोप्लास्ट में किस तरह से एक सेल से दूसरी सेल में कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का मतलब है सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि वाटर सेल के अंदर एंटर हुआ है। अंदर एंटर हुआ है तो उसने जरूर मेम्ब्रेन क्रॉस की होगी। मान लीजिए यही रूट हेयर है और इस रूट हेयर की सरफेस पे जो वाटर बाइंड हुआ था वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके साइटोप्लाज्म में आया होगा। तो अगर एक बार ही इसके साइटोप्लाज्म में वाटर आ गया तो देखिए वाटर के पास अगली सेल में जाने का क्या रास्ता है। सपोज ये वाटर सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब अगली सेल में जाने के लिए अगर इसे फिर से कोई मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी तो सबसे अच्छा रास्ता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से होकर वाटर एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में इजीली मूव कर सकता है। तो ये वाला जो रास्ता है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। पर इस सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर ने एक बार किसी एक सेल में एंट्री करने के बाद, एक बार किसी कोशिका में प्रविष्ट होने के बाद दोबारा मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं किया और उससे बचने के लिए उसने कौन सा रास्ता अपनाया? प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल्स के बीच की प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी है, साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी है, यानी कि जीव द्रव्य सततता। बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं ये दो सेल्स और इनके बीच का साइटोप्लाज्म इसी जगह से कंटिन्यू हो रहा है। उनको बीच में बांटने वाला, बीच में कोई ब्रेक करने वाला बैरियर नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरी सेल में कंटिन्यू हो गई है, सतत हो गई है। और इसी वजह से वाटर ने भी यही रास्ता अपनाया जहां पे उसे कोई मेम्ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ा। ओके, पर एक बात आप देखें कि इन सभी सेल्स में सबसे ज्यादा वाटर स्टोर किस जगह है? सेल की वैक्यूल में। और वैक्यूल में वो किसका हिस्सा है? सेल सैप का हिस्सा है। तो जब सेल सैप में वाटर है तो सेल सैप का वाटर अगर अगली सेल के अंदर जाना चाहता है तो उसे कौन सा मूवमेंट करना पड़ेगा? आप देख सकते हैं कि सेल सैप से वाटर निकालने के लिए उसे पहले एक सेल की वैक्यूल की टोनोप्लास्ट क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर उसे दोबारा दूसरी सेल की वैक्यूल की टोनोप्लास्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। तो होने को तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है, पर यहां मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, इसको कई बार मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ रही है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ये तीनों तरह के जो पाथवे आपको दिए हैं, अभी मैं नाम बताऊंगा इनके, इन तीनों में
सबसे ज्यादा बैरियर कौन से केस में क्रॉस हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बैरियर वैक्यूल से होके जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है उसमें क्रॉस हो रहे हैं। तो हम इन तीनों तरह के पाथवे को किस किस से शो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे व्हाइट कलर से इस तरह का एक पाथवे शो किया, इसको हम नाम देते हैं एपोप्लास्टिक। क्या नाम देते हैं इसे? एपोप्लास्टिक पाथवे। ओके, इसके अलावा फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा यहाँ पे एक आपको ब्लू कलर से ऐसा कर्वी पाथवे शो कर रखा है जो प्लाज्मोडेस्माटा से होकर मूव कर रहा है और मेम्ब्रेन को क्रॉस करने से बच रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट के अलावा तो बाकी सारे पाथवे ही सिम्प्लास्टिक हैं, लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस भी है। वो स्पेशल केस है ऐसा सिम्प्लास्ट जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन क्रॉस करके फिर दूसरी सेल में एंटर करता है। इसे हम नाम देते हैं वैक्यूलर सिम्प्लास्ट। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर वाटर के सेल टू सेल मूवमेंट के लिए तीन तरह के रास्ते हैं, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड वैक्यूलर सिम्प्लास्ट। इसमें से वैक्यूलर सिम्प्लास्ट भी है तो सिम्प्लास्ट, और ये आप यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा बैरियर वाला रास्ता है। ये वो रास्ता है जहां वाटर को सबसे ज्यादा बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा बाधाएं पार करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन्स यहाँ पे ज्यादा हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन ऑल दिस टाइप ऑफ पाथवे which pathway offers maximum barrier, maximum resistance for water, that is वैक्यूलर सिम्प्लास्ट, क्योंकि उसमें हर बार कम से कम टोनोप्लास्ट को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। पर हम पहले ही समझ चुके हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा पाथवे वाटर फॉलो करता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किस पाथवे की मदद से होता है, तो वो है हमारा एपोप्लास्ट। क्योंकि ये कहीं भी बैरियर ऑफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल तो हाइड्रोफिलिक नेचर की है ही, ये तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, और जहां पर ये नहीं है वहां स्पेस है, और ये एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, कोई पानी के लिए बैरियर या रेजिस्टेंस नहीं कॉज करेगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू सिम्प्लास्ट। जल के अवशोषण के दौरान सर्वाधिक जो जल की गति होती है अकर्स थ्रू एपोप्लास्ट, नॉट सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, अकर्स थ्रू एपोप्लास्ट। जल अवशोषण के दौरान जल की जो सर्वाधिक गति होती है वो किससे होती है? एपोप्लास्ट से होती है। ये मैं आपको समझा भी चुका हूं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे हमें ध्यान देना होगा। हमने जब पूरी रूट का सेक्शन बना के इसको स्टडी किया था तो हमें याद है कि कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आई थी उस लेयर का क्या नाम था? एंडोडर्मिस। और उस एंडोडर्मिस लेयर की वॉल में किसका डिपोजिशन था? सुबेरिन का। सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से हमने उसे स्पेशल नाम दिया था, क्या? कैस्पेरियन स्ट्रेट। तो जब सुबेरिन किसी सेल के चारों ओर की वॉल में डिपॉजिट हो जाए तो फिर वहां से कुछ भी आसानी से पास नहीं हो सकता। वाटर के लिए सुबेरिन क्वाइट इम्परमेबल है। सुबेरिन जल के लिए बहुत अपारगम्य है, जल की गति बिल्कुल नहीं हो सकती सुबेरिन से होकर। तो फिर ये सुबेरिन एपोप्लास्ट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये डिपोजिशन जो एंडोडर्मिस सेल में है ये एपोप्लास्टिक पाथवे को चेक कर देता है, रोक देता है। केवल एंडोडर्मिस वो परत है जहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे को रोका जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि वाटर को फोर्सफुली क्या क्रॉस करनी पड़ेगी? मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसका फर्दर मूवमेंट केवल कौन से तरीके से हो सकता है? केवल सिम्प्लास्टिक पाथवे से। एंडोडर्मल रीजन में वाटर केवल कौन सा पाथ अपनाता है? एंडोडर्मल रीजन में वाटर सिम्प्लास्ट पाथ अपनाता है। ये बात लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत जोर देकर बताई थी। एक बार फिर सेलुलर लेवल पे मैं इसको शो कर रहा हूं तो आप साफ साफ देख सकते हो कि एपोप्लास्ट यहाँ आके चेक हो गया, एपोप्लास्टिक रास्ता यहाँ के रुक गया, बल्कि अब पानी को मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर करके जाना पड़ेगा। एंडोडर्मिस रीजन में सिम्प्लास्टिक पाथवे एसेंशियली अपनाया जाता है, और उसके बाद फिर से आपके पेरिसाइकिल में और स्टीलर एलिमेंट यानी कि जो वेस्कुलर एलिमेंट है जाइलम,
वहां पर जाकर फिर तो वो एपोप्लास्ट फिर से अपना लेता है, क्योंकि जाइलम की सेल तो मोस्टली डेड है। पेरिसाइकिल की सेल उसे हेल्प करती है एपोप्लास्ट में फिर से एंटर करने में। लेकिन एंडोडर्मिस में वाटर सिम्प्लास्टिक पाथवे अपनाता है, क्योंकि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सुबेरिन का जो पोजीशन है, वो इस एपोप्लास्ट को रोक देता है। इसका बेनिफिट क्या है? क्यों एंडोडर्मिस ने ये सारा सुबेरिन जमा कर रखा है? क्यों एपोप्लास्ट मार्ग को रोका जा रहा है? ये इसलिए जरूरी है, आप अगर रूट के क्रॉस सेक्शन को ढंग से समझेंगे तो आप पाएंगे कि रूट के अंदर जो जाइलम की पोजीशन है वो बहुत लिमिटेड है, और जबकि आप स्टेम में देखते हैं कि जाइलम रिंग में होते हैं और वो सब तरफ मौजूद है, पर रूट्स के अंदर जो जाइलम एलिमेंट्स है वो बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं। पानी चारों तरफ से आ रहा है, पानी चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन उसे ऊपर स्टेम में ले जाने वाला हिस्सा कौन है? केवल जाइलम। इसीलिए जो एंडोडर्मिस इसके अंदर आती है, उस एंडोडर्मिस का मेजर रीजन जो होता है, जहां पर वो जाइलम में नहीं खुल रही है, वहां वो सुबेरिन से चेक होती है, और केवल कुछ पैसेज सेल हैं जो उसकी एंट्री को अलाउ करती हैं इस तरफ टुवर्ड्स जाइलम। तो इस तरीके से आप यूं समझिए कि इस एंडोडर्मिस में डैम बनाकर, एक तरह का बैरियर बनाकर वाटर की एंट्री को फैसिलिटेट किया जाता है। किसकी तरफ? जाइलम की तरफ। जाइलम की तरफ वाटर को फोर्स किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर जाइलम में एंटर करे और उस रूट के जाइलम से फिर वो स्टेम के जाइलम में जाए। ओके, तो यहाँ पर वाटर को जाइलम की तरफ डायरेक्ट करने के लिए एंडोडर्मिस एक बैरियर की तरह काम कर रही है, एक चेक डैम है, एक बांध है जिसने पानी को रोका है और फिर किसी एक डायरेक्शन में उसको भेजा है। ओके, एनाटॉमी के एस्पेक्ट में हम इस बात को और डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये अपना सेलुलर बेसिस था वाटर के एब्जॉर्प्शन का। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने समझा कि मेजर फोर्स ट्रांसपायरेशनल पुल है, मेजर पाथवे एपोप्लास्टिक पाथवे है, उसके अलावा सेल जो है रूट्स की लिविंग सेल, वो या तो ऑस्मोसिस से या एनर्जी के एक्सपेंडिचर पर वाटर को अपनी सेल के अंदर से होकर भी गुजार सकती है। ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। एंडोडर्मिस में केवल सिम्प्लास्ट फॉलो किया जाता है, बाकी जगह एपोप्लास्टिक पाथवे मेन है, इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो वाटर का मूवमेंट रूट में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो वाटर का हुआ है, इसी के साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो बहुत सारे मिनरल इसी वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में स्पेशली थ्रू एपोप्लास्टिक रूट मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब सिम्प्लास्ट को इन्हें फॉलो करना होगा तब तो सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना होगा, और मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए वाटर और मिनरल आयंस के लिए कैरियर अलग अलग होते हैं। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका ब्रीफ अकाउंट देखा था। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में मेम्ब्रेन के और रोल्स कैसे होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। पर अभी हम वाटर एब्जॉर्प्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। हमने वाटर का मूवमेंट कहां तक करवा दिया? हमने रूट के जाइलम तक वाटर को पहुंचा दिया, और रूट के जाइलम में जब वाटर पहुंचा है तो उसके साथ साथ डिसॉल्व्ड फॉर्म में और क्या आ गया है? उसके साथ साथ मिनरल्स भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में आ गए हैं। तो जब मिनरल्स डिसॉल्व्ड फॉर्म में वाटर के साथ जाइलम के अंदर इकट्ठे हो गए तो एक तरह से जाइलम सैप का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो गया? जाइलम सैप का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो गया, और सॉइल टू जाइलम सैप एक तरह की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गई। तो उसकी वजह से भी बहुत सारा वाटर यहां मूव कर सकता है, पर इस तरह के मूवमेंट के लिए वाटर को क्या क्रॉस करनी पड़ेगी? उसके लिए मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये केवल सिम्प्लास्टिक पाथवे के लिए और वाटर के एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए काम की बात है कि जाइलम सैप की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन इसमें हेल्प करती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में उस कंसंट्रेशन का बड़ा रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। कहां से कंट्रोल हो रहा है? एरियल पार्ट से कंट्रोल हो रहा है, ट्रांसपायरेटरी लॉस से कंट्रोल हो रहा है। लगातार जो वायवीय भाग, जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कर रहे हैं, उससे जो पुल डेवलप हो रहा है स्टेम के जाइलम पर, वही रूट के जाइलम पर आ रहा है, और वही बाहर से चारों ओर से वाटर को अट्रैक्ट करके रूट के जाइलम तक लेकर आ रहा है। ओके,
तो पैसिव और एक्टिव को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर हमने इस बात को डिस्कस किया। यहाँ पे आके हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें वाटर के नेक्स्ट मूवमेंट को समझना होगा, नेक्स्ट टाइप के ट्रांसलोकेशन को समझना होगा। याद कीजिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एक वर्ड यूज किया था और हमने उसे मास फ्लो या बल्क फ्लो भी कहा था। इसके अलावा हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसलोकेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर की पोजीशन चेंज हो रही है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर जा रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अब की बार हमें कहाँ कराना है ट्रांसलोकेशन? अब हमें रूट के जाइलम से, स्टेम से होते हुए प्लांट के एरियल पार्ट्स तक वाटर पहुंचाना है, जिसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा एसेंट ऑफ सैप, हिंदी में इसे कहते हैं रसारोहण। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का आप देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और जहां भी डिफिकल्टी आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। देखिए so our next discussion will be ascent of sap, रसारोहण, जिसका लिटरल मीनिंग है स्टेम के जाइलम में वाटर का असेंडिंग मूवमेंट। लेकिन स्टेम का जो जाइलम एलिमेंट है इसमें जो वाटर का असेंडिंग मूवमेंट होना है वो उससे आगे वाटर कहाँ जाएगा, उससे आगे एरियल पार्ट्स में जाएगा। लेकिन ये जो वाटर है आप जानते हो ये प्योर वाटर नहीं है, इसके अंदर मिनरल डिसॉल्व्ड हैं, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है सैप या रस। और इसका ऊपर की ओर चढ़ना, स्टेम में ऊपर की ओर चढ़ना, इसीलिए हमने इसको नाम दिया एसेंट, असेंडिंग मूवमेंट है ये। तो हिंदी में इसे आरोहण कहते हैं, तो रसारोहण कहा गया। ठीक है, तो ये एसेंट ऑफ सैप सीधा सा लिटरल मीनिंग क्या रखता है, द ट्रांसफर ऑफ सैप प्रेजेंट इन रूट जाइलम थ्रू द जाइलम ऑफ स्टेम अप टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जड़ के जाइलम में उपस्थित जो रस है उसका तले के जाइलम से होते हुए पादप के वायवीय भागों में स्थानांतरित होना, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी टर्म है, सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन इसके होने के पीछे जो मैकेनिज्म है वो सिंपल नहीं है, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर जाकर कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता कि ये असेंडिंग मूवमेंट कैसे हो रहा है और क्यों ये इतना अमेजिंग है, क्यों ये इतना स्पेशल है। आइए हम समझते हैं, तो एसेंट ऑफ सैप को समझते हैं। जस्ट ओके, लेट्स सी। देखिए हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स की हाइट 100 मीटर तक पहुंच जाती है। सम प्लांट्स may reach up to 100 मीटर। अगर इन एक्सेप्शनल केसेस को हम हटा भी दें तब भी हम ज्यादातर ट्रीज को नोटिस करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, या हमारे जो नेकेड सीड प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, उन सब में टॉल ट्री बहुत कॉमन है। और टॉल ट्री की जो हाइट है उस हाइट पर वाटर को मूव करवाना किसी भी प्लांट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि रूट्स अकेला सोर्स है वाटर के एब्जॉर्प्शन का और सॉइल वो डिपो है जहां से एब्जॉर्प्शन किया गया है। पानी अवशोषित मृदा से किया गया और जड़ों के द्वारा किया गया, तो इकट्ठा जड़ों के जाइलम में हो गया, वो तो हमने समझ लिया। अब इतनी हाइट तक, इतनी ऊंचाई तक
हम वाटर को कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, या प्लांट वो कौन से तरीके अपनाएगा जिससे इतनी हाइट तक वाटर को पहुंचा सके, 100 मीटर तक की हाइट। और डेफिनेटली ये वाटर इसमें ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि तभी तो उनकी लीव्स ट्रांसपिरेशन से उस वाटर को रिलीज कर पा रही है, तभी तो उनकी लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं उसमें वाटर एक रिएक्टेंट की तरह, एक रिएजेंट की तरह काम कर पा रहा है, तभी तो वो लीव्स सन से जो सनलाइट ले रही हैं और उसमें से जितने थोड़े से पार्ट का इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस में कर रही हैं, उसके अलावा बाकी की बची हुई सनलाइट क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है। उस हीट को कूल करने के लिए भी तो वाटर उन्हें चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए जो वाटर लीव्स को चाहिए, उसके आने का सोर्स क्या है, उसके आने का सोर्स तो रूट्स ही हैं, जड़ें हैं। जड़ों से जो पानी अवशोषित किया गया है वही पत्तियों तक पहुंचकर इन सारे कामों को कर पाएगा, चाहे वो पत्तियों द्वारा किया जाने वाला फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे ट्रांसपिरेशन से जो लॉस है वाटर का वो हो, चाहे उनकी कूलिंग हो। इन सब चीजों के लिए वाटर एसेंशियल है। तो फिर इस हाइट तक वाटर को ले जाना कैसे पॉसिबल होता है? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर इस बात को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी। बहुत सारी थ्योरीज ने अलग अलग तरीकों से इसकी कोशिश की, लेकिन कोई भी सही तरीके से इस बात को नहीं समझा पाया जब तक कि फाइनल जो कंक्लूसिव थ्योरी है वो आई। वो क्या थी उसको हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हम देखें कि शुरुआत में इससे रिलेटेड क्या एफर्ट्स हुए। तो बच्चों एक बात आप जरूर याद रखें कि इनिशियली जो थ्योरीज इसको समझाने की कोशिश करती थी वो सभी इसके लिए प्लांट की लिविंग सेल्स यानी पादप की जीवित कोशिकाओं की भूमिका इस्तेमाल की। उनका कहना था कि प्लांट में इतनी हाइट तक वाटर के पहुंचाने के लिए जो भी फोर्स जिम्मेदार है, हम जानते हैं, हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जिन फोर्सेस को पढ़ा है हमने उन्हें प्रेशर ग्रेडियंट कहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पर ये जो थ्योरीज, जो इनिशियल थ्योरीज थी, वो उस फोर्स के जिम्मेदार, उस फोर्स के पैदा होने के लिए जिम्मेदार किसे मान रही थी? लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिकाओं को। इसलिए उन सारी थ्योरीज को कलेक्टिवली वाइटल फोर्स थ्योरीज कहा गया। बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें नाम आता है, गॉडलेवस्की है इसमें जेसी बोस हैं, इसमें और भी कई नाम हैं। उन नामों को अब याद रखना इररिलेवेंट हो गया है, सिग्निफिकेंट नहीं रह गया है, पर आप तो ये समझिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और सही है या गलत है। तो देखें, हम कह रहे हैं कि इतनी हाइट तक वाटर को पहुंचाने के लिए जीवित कोशिकाओं की भूमिका है। सबसे पहले उसके लिए रूट्स की लिविंग सेल को जिम्मेदार माना गया। रूट्स के अंदर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मल सेल्स हैं, पेरिसाइकिल है, इन सब की जो लिविंग सेल्स हैं उनके कुछ ऐसे मूवमेंट माने गए जो वाटर को इस हाइट तक पहुंचा सके। उसके बाद स्टेम में भी जो बार्क रीजन है, आप सब जानते होंगे, एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो बार्क रीजन है, छाल जो होती है तने की, उस बार्क में बाहर की तरफ कॉर्क के डिपोजिशन से डेड सेल्स होती हैं, पर अंदर की तरफ वहाँ फ्लोएम रीजन होता है, वहाँ लिविंग सेल्स भी होती हैं। तो इसका मतलब बार्क की सेल्स भी लिविंग हैं। तो स्टेम के चारों ओर जो बार्क है उसकी लिविंग सेल प्लस रूट्स की लिविंग सेल, ये मिलकर कुछ ऐसा कर रही हैं जिसकी वजह से इस तने में इतनी हाइट तक वाटर पहुंच रहा है। एग्जैक्टली उसके लिए कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उन लोगों के पास नहीं था, पर उन्होंने लिविंग सेल्स का रोल इसके लिए बताया। कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने की भी कोशिश की, पर ये उतनी ज्यादा समझ में आने वाली बात नहीं है कि कुछ लिविंग सेल्स सेलुलर लेवल पे कोई एक्टिविटी करके इतनी हाइट तक वाटर को पुश कर पाए। और एक एक्सपेरिमेंट ने इन सारी थ्योरीज को आउटराइटली रिजेक्ट करवा दिया, सबको एक साथ फेल कर दिया। वो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था साइंटिस्ट एडवर्ड स्ट्रासबर्गर का, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट माना जाता है, जिसने सभी तरह की जो वाइटल फोर्स थ्योरीज हैं, जो जीवित कोशिकाओं की भूमिका मानती थी इतनी हाइट तक वाटर के जाने में,
उन सब को स्ट्रासबर्गर के एक्सपेरिमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? देखिए, इन्होंने यूज किया एक पॉइजनस सब्सटेंस पिक्रिक एसिड। और इन्होंने इसे कैसे यूज किया? इन्होंने एक प्लांट को लिया और उसकी रूट्स को इन्होंने कट कर दिया और उसके स्टेम के बेसल पार्ट को, रूट्स को ऑलमोस्ट उन्होंने वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया और स्टेम के बेसल पार्ट को इन्होंने डिप कर दिया एक सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में पिक्रिक एसिड इन्होंने डाल दिया, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है और जिस भी लिविंग सेल में ये एंटर कर जाएगा वो डेड हो जाएगी। तो रूट्स की सेल ऑलमोस्ट वहां से रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, प्लस स्टेम के जो बेसल पार्ट है उनको पिक्रिक एसिड में डुबो दिया गया था। तो जब ऐसा किया गया तो यहाँ से जब वाटर असेंड हुआ तो इस असेंडिंग वाटर में पिक्रिक एसिड भी था। पिक्रिक एसिड के कांटेक्ट में आने से बार्क की भी ज्यादातर लिविंग सेल डेड हो गई। उसके बावजूद भी वाटर का मूवमेंट लीफ सेल तक देखा गया और जब लीफ सेल की किलिंग स्टार्ट हुई इस पिक्रिक एसिड से, उससे ये कंफर्म हो गया कि वाटर का असेंडिंग मूवमेंट तो हुआ है। पानी जब ऊपर पहुंचा है पत्तियों तक तभी तो जाके पत्तियों की सेल डेड होना शुरू होगी इस पिक्रिक एसिड से। पर इन दैट ड्यूरेशन अपने इस पूरे रूट में वो अपने सारी उन सेल्स को जिसके कांटेक्ट में वो आई हैं और वो लिविंग सेल्स हैं, उन्हें वो डेड बनाती आ रही है। यानी कि जब सारी लिविंग सेल डेड हो रही है उसके बावजूद भी वाटर ऊपर पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिविंग सेल हैज नो रोल इन दिस असेंट ऑफ सेल। यानी कि जो जल ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, जो रसारोहण होता है, उस रसारोहण में जीवित कोशिकाओं की भूमिका नगण्य है, लगभग ना के बराबर है। तो इस अकेले एक्सपेरिमेंट से सारी वाइटल फोर्स थ्योरी कैंसिल हो गई। तो लिविंग सेल के रोल को यहाँ कंसीडर करने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। ओके, तो फिर हम इसे कैसे समझें? देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देके इसे समझाने की कोशिश, लेकिन एक थ्योरी जो इन पूरे थ्योरीज में सबसे अलग होती है और सबसे ज्यादा सटीक है, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी जो इस प्रोसेस को समझा पाई है, वो है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल, कोहेशन, टेंशन थ्योरी। नाम इसका थोड़ा सा बड़ा है और एक एक कंपोनेंट को हम समझेंगे तो सारी बात क्लियर होगी। वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, तनाव, हिंदी में इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन को वाष्पोत्सर्जन, पुल जो कि खिंचाव है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया कर्षण, कोहेशन एक तरह का फोर्स है उसको हिंदी में कहा गया ससंजन, और टेंशन या सरफेस टेंशन से रिलेटेड है इसके लिए तनाव। और ये थ्योरी से तनाव हुआ। वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, तनाव, ट्रांसपिरेशनल पुल, कोहेशन, टेंशन थ्योरी proposed by Dickson and Jolly। डिक्सन एंड जॉली का ये सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन, कर्षण, ससंजन, तनाव, ये रसारोहण को समझाने में आज तक का सबसे सटीक सिद्धांत है। देखिए ये क्या कहता है, What does this theory stands for? तो हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशनल पुल, कोहेशन, टेंशन क्या एक्सप्लेन करता है। ओके, तो एज इट नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, इसमें कुछ बातों को आधार माना गया है, कुछ चीजों को बेसिस माना गया है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशनल पुल। हम इस ट्रांसपिरेशनल पुल को एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम इस टर्म को यूज कर चुके हैं जब हमने किसे समझा था, जब हमने समझा था वाटर एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि वहां भी तो रोल है, स्टेम के जाइलम से रूट के जाइलम पर इम्पैक्ट को हमने समझा था, पर रूट के जाइलम पर किसी चीज का इम्पैक्ट बाद में आएगा, उससे पहले तो स्टेम के जाइलम पर आएगा। तो ट्रांसपिरेशनल पुल का, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण का तने के जाइलम पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, एक बार फिर से देखिए। हम सभी जानते हैं कि पादप की जो पत्तियां हैं वो लगातार अपने वातावरण में जल की हानि कर रही हैं, किसके रूप में, जलवाष्प के रूप में। जलवाष्प के रूप में पत्तियां
लगातार जल की हानि कर रही हैं और उन जल को वातावरण में त्यागे जाने के लिए, for that water in the form of water vapors, for that water to release in the environment, which way or which route is important, कौन सा रास्ता महत्वपूर्ण है, वो है पत्तियों के रंध्र, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। तो अगर आपने लीव्स की एनाटॉमी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, मैं हल्का सा अकाउंट आपको देता हूँ इसका कि सबसे बाहर यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन एपिडर्मल सेल्स के पास यहाँ पर किडनी शेप गार्ड सेल डाइकॉट प्लांट्स में हो सकती है इस तरीके से, जिनके बीच में एक कोर है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और इसके नीचे जो सब स्टोमेटल पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो सेल्स मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स का मतलब है कि उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इनिशियली जैसे मैं ये वो लेयर मानता हूँ जहाँ पर स्पंजी टिश्यू होता है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि स्पेस बहुत ज्यादा है सेल्स के बीच बीच में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अपर एपिडर्मिस है और अपर एपिडर्मिस के नीचे इस तरह से मीजोफिल सेल्स हैं जिनके बीच बीच में स्पेस है, ये कैविटी सबस्टोमेटल कैविटी, और वी कैन से इंटरसेलुलर स्पेस। तो बाहर वाली ये परत अधिचर्म है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर ही क्या मौजूद होते हैं, स्टोमेटा